कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राहि त्राहि रौनभ में छाए, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। वर्ष 1924 में विप्लव गायन नाम से कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन की यह रचना छपी थी। नवीन क्रांतिकारियों के सच्चे हमदर्द थे, साथी थे। इस तरह के अनेकों कवि ऐसे थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह और उन जैसे महानतम क्रांतिकारियों, शहीदों का साथ दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और साहित्य तक के बुक कैफे के इस कार्यक्रम में मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है क्रांति पथ का पथिक, दास्तान भगत सिंह की। भागोवाला से शहीद ए आजम बनने की दास्तान है। प्रदीप गर्ग इसके रचनाकार हैं। भगत सिंह जी के बारे में भारतीय युवाओं को बताने की आवश्यकता नहीं। अपने शहीद होने की उम्र तक, यानी उस युवा अवस्था तक जब लोग अपने भविष्य का स्वप्न देखते हैं, तब उन्होंने अपने लिए फांसी का फंदा चुना था। तब से वो युवाओं के नायक हैं, क्रांतिकारियों के नायक हैं, भारत और भारतीयता की पहचान के नायक हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे वह महात्मा गांधी रहे हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, या वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, बीच की जो पीढ़ियां हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियां, वे इस दुर्धर्ष क्रांतिकारी, महान देशभक्त और शहीद ए आजम के प्रति न केवल कृतज्ञ है बल्कि उन्हें अपने अपने ढंग से याद करती है। प्रदीप गर्ग ने यह पुस्तक किस लिए लिखी, यहीं से उन्होंने इस पुस्तक की शुरुआत की है। उनका कहना है कि भगत सिंह जी पर सैकड़ों पुस्तकें हैं, लेकिन हर पुस्तक उनकी शख्सियत के बारे में कुछ न कुछ नया जोड़ती है, कुछ न कुछ नए सवाल जोड़ती है। उनका कहना है कि इतिहास में यह स्थिति बहुत ही गिनती के किरदारों को मालूम है। जब वे अपनी पुस्तक अ फॉरगॉटन लेगेसी लिख चुके थे और गौतम बुद्ध पर लिख चुके थे, तो उनके दिमाग में था कि वे महात्मा गांधी पर, यानी प्रदीप गर्ग जी महात्मा गांधी पर अगली पुस्तक लिखेंगे। बाद में उन्हें लगा कि महात्मा गांधी की बजाय, जब वे महात्मा गांधी की पुस्तकों पर काम कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि महात्मा गांधी की किताब बाद में लिखूंगा, पहले मैं शहीद ए आजम पर लिखता हूँ। और इस तरह से शहीद ए आजम भगत सिंह पर उन्होंने यह पुस्तक लिखी। उनका कहना है कि भगत सिंह जी के बारे में बहुत सारी किताबें छपी हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व के एक विशेष पहलू ने मुझे आकर्षित किया कि वह आदमी कैसा होगा, वह युवा कैसा होगा जो फांसी के फंदे पर जिसे चंद मिनट बाद लटकाया जाना हो और वह लेनिन की लिखी किताब पढ़ने में तल्लीन हो, मशगूल हो। जिस अदालत में उसके जीवन मरण का फैसला होना हो, वहाँ वह जज से यह कहने की हिम्मत जुटाता है कि मुझे गवाही और गवाहों को सुनने की बजाय रसगुल्ले खिला दो, रसगुल्ले खाने का मेरा मन है। हथकड़ी पहनने से जिसने इनकार कर दिया हो और जब इस संगीन जुर्म में भरी अदालत में हट्टे कट्टे लंबे तगड़े बलूची पठान सिपाही जो है, तेल पिलाई हुई लाठियों से जब उनकी पिटाई करके उन्हें फर्श पर गिराकर पैरों तले कुचल रहे हों, तब भी उन्हें इस बात का कोई दुख न हो, कोई पीड़ा न हो। घायल होने, चोटिल होने के बावजूद
वे उस अंधेरी कोठरी में क्राई फॉर जस्टिस और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसी किताबें पढ़ते रहे हों और अपनी कॉपी में उनके उद्धरणों को लिखते रहे हों। आखिर ऐसा क्या था कि जब 3 महीने तक वे भूख हड़ताल पर थे और उनके पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं गया था, तब वे कभी बर्ट्रैंड रसेल को पढ़ रहे थे, कभी बर्नार्ड शॉ को पढ़ रहे थे और कभी फ्रेडरिक एंगेल्स को पढ़ रहे थे। दरअसल किताबों के प्रति दीवानगी, कागज़ों के प्रति दीवानगी, शेर व शायरी के प्रति दीवानगी, देश के प्रति दीवानगी भगत सिंह का जुनून था। यह पुस्तक बताती है कि दरअसल भगत सिंह को किन किन चीज़ों से इश्क था, उनका जीवन किस तरह से बना, उनकी शहादत ने किस तरह से भारतीयों को और भारत के मानस को क्यों आज तक प्रभावित कर रखा है। हालांकि 400 से अधिक पुस्तकें भगत सिंह जी पर विभिन्न भाषाओं में छप चुकी हैं, लेकिन फिर भी यह पुस्तक क्रांति पथ का पथिक दास्तान भगत सिंह की एक अपनी तरह की अनूठी पुस्तक है। यह पुस्तक बताती है कि भगत सिंह का जीवन दरअसल किस तरह से केवल शहीद आजम के रूप में, केवल क्रांतिकारी के रूप में, केवल देश को आज़ाद कराने के रूप में नहीं, बल्कि उस युवा के रूप में भी उनको देखा जाना चाहिए जिसके मन में अलग तरह के, हर तरह के स्वप्न थे। उनको संगीत से रुचि थी, उनको किताबों से रुचि थी, उनको फैशन से रुचि थी। क्या आपने कभी सोचा है कि भगत सिंह की हर तस्वीर में वो हैट लगाए हुए क्यों दिखते हैं? ऐसा क्या था कि उनके कपड़े हमेशा कलफ किए हुए दिखते हैं? वो सफ़ेद शर्ट में दिखते रहे। शायरी उनके खून में थी और वे लगातार, उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। कहा जाता है, जैसा कि जयदेव कपूर भगत सिंह जी के जो साथी थे उन्होंने कहा भी है कि भगत सिंह की प्रतिभा बहुमुखी थी। उनको साहित्य से, संगीत से, गाना से, सिनेमा से और सृष्टि में जो कुछ भी सुंदर है उससे न केवल लगाव था, बल्कि वे उसकी उपासना करते थे। लाहौर शहर से भगत सिंह जी की का क्या ताल्लुक़ था, वो कब वहाँ पहुँचे, यह पुस्तक दरअसल भगत सिंह के जीवन के तमाम पहलुओं को बताती है, जिनमें उनकी मृत्यु के बाद जो कुछ पत्र पत्रिकाओं में छपे, उनके सहयोगियों ने जो कुछ कहा, उनके जीवन काल में जो कुछ कहा गया, जो लोग उनके जीवन में आए, जो क्रांतिकारी आए, जिस तरह से कहीं भी कुछ भी भगत सिंह पर अगर लिपिबद्ध है या उनके बारे में है तो यह पुस्तक बताती है। जो अध्याय है मैं उनकी चर्चा अवश्य कर दूं। लाहौर शहर और भगत सिंह, नेशनल कॉलेज, नेता जो खो गया, शहंशाही कुटिया, सीने में है तूफान कई, इस मोड़ से जाते हैं, मेरी आवाज़ सुनो, इनकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना, आमी विद्रोही चीर अशांत, मैं प्रचंड वीर अधीर, एक बार विदाई दे माँ, विरासत की जंग, व्यथा दुर्गा भाभी की और सूली पर यशपाल। सूली पर यशपाल खंड जो है यह पुस्तक का विशिष्ट अध्याय है। वैसे तो हर अध्याय का अपना महत्व है, क्योंकि हर अध्याय में उस कालखंड से लेकर जब भी वो घटनाएं घट रही हैं और उसके बाद के समय में भगत सिंह जी पर जो चर्चाएं रही हैं, जो लेख लिखे गए, जो शोध हुए, जो लोगों ने कहा है और जिन किताबों में उनका उल्लेख है, संदर्भ सहित प्रदीप गर्ग ने लिखा है। एक तरह से एक ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में, इतिहास पुस्तक के रूप में इस पुस्तक की अपनी व्याप्ति है, क्योंकि यह जितने भी संदर्भ रहे हैं उनकी चर्चा करती है। लेकिन जिस अध्याय में वह दुर्गा भाभी की व्यथा की बात करते हैं, सामान्य तौर पर बार बार इस बात की चर्चा की जाती है कि भगत सिंह जी को दुर्गा भाभी से एक लगाव था। अगर यह नैतिक स्तर पर था तो यह भावना निश्चित रूप से भगत सिंह के मन में थी और कहीं ज़्यादा गहराई तक जुड़ी थी, लेकिन वे इससे अधिक कुछ नहीं सोच रहे थे। उनका प्यार सच्चा था,
या सृजित किया था, यह संभव ही नहीं है कि कोई किसी को प्यार कर रहा हो तो उसे सृजित कर सके या उसे जबरदस्ती कर सके या उसे अपने मन में टाल सके। तो निश्चित रूप से भगत सिंह जी के मन में बहुत सारे कोमल भाव थे और दुर्गा भाभी को इस बात का निश्चित रूप से कष्ट रहा कि उन्हें इतिहास ने अलग ढंग से देखा। उनकी उम्र, दुर्गा भाभी की बात करूं जिनकी व्यथा का उल्लेख किया है, चूँकि भगत सिंह के जीवन से जुड़ी हुई हैं, 13 और 14 साल की थी जब उनका ब्याह हो गया, 8वीं पास थी। उसके बाद उन्होंने प्रभाकर की डिग्री हासिल की, जिसे उस जमाने में उच्च शिक्षा समझा जाता था। पिस्तौल चलाना सीखा। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जब लाहौर में बैठक बुलाई गई तो दुर्गा भाभी ने उसकी अध्यक्षता की थी। दुर्गा भाभी ने ही तय किया था कि वे पुलिस अधीक्षक जे स्कॉट को मारना चाहती हैं, लेकिन संगठन ने उनको ये जिम्मेदारी नहीं दी। चूंकि उनकी परवरिश उस तरह से क्रांतिकारी स्थितियों में हुई थी, स्वाभाविक है कि भगत सिंह जब अपनी छुपने के दौरान आए थे तो दोनों के बीच वह कोमल भाव रहा, लेकिन वह कोमल भाव जाने के बाद दुर्गा भाभी जीवन पर्यंत अपने पास संजो कर रखती रही। वे हृदयहीन नहीं थी, उनके मन के जो भाव थे वह व्यक्त होते रहे। इसी तरह से यशपाल को सूली पर चढ़ाए जाने की बात बार बार होती है भगत सिंह जी के संदर्भों में। उस पर भी यह पुस्तक एक अलग दृष्टि डालती है। दरअसल इस पुस्तक का उद्देश्य भारत के नौजवानों को क्रांति के प्रति न केवल जागृत करना, अपने इतिहास के प्रति जागरूक करना, बल्कि इस बात की ओर प्रेरित करना है कि वे यह जान सकें कि शहादत देना भगत सिंह के जीवन का लक्ष्य था। अगर गांधी चाहते तो भी भगत सिंह फांसी पर उस कांड में नहीं तो किसी और कांड में, क्योंकि देश को आज़ादी मिलने तक भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी रुक नहीं सकता था। उनके साथी जयदेव कपूर से लेकर क्रांतिकारी दुर्गा भाभी, सैंडर्स को मारने के बाद पुलिस और सीआईडी की भूमिका के बीच किस तरह से वह निकल कर भागे, लाहौर से कोलकाता तक किन लोगों ने भगत सिंह जी की मदद की, जीवन के प्रति किस तरह से भगत सिंह जी में आसक्ति थी और उस जीवन में शेर व शायरी, साहित्य, संगीत किस तरह से घूमता रहा। यह पुस्तक यह भी बताती है कि भगत सिंह जी किस अभिनेत्री के प्रति आकृष्ट थे और इस कदर आकृष्ट थे कि वे उनकी फिल्म देखने के प्रति भी बहुत आग्रही थे। सिनेमा के प्रति उनका बहुत आकर्षण था, हालांकि उस समय सिनेमा ब्लैक एंड वाइट स्थिति में था। तो जिस तरह से आज के युवाओं में जीवन के प्रति आसक्ति है, उसी तरह से जीवन के प्रति, जीवन के उल्लास के प्रति, जीवन की उमंगों के प्रति भी आसक्त थे, उनका स्नेह था। लेकिन इन सबसे ऊपर अगर जो कोई इश्क भारी हुआ तो वह देश का इश्क था। सरदार भगत सिंह जैसे शहीदों को बार बार नमन। यह देश हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा। उनको शहीद आजम इसी तरह से नहीं कहते हैं। साहित्य तक अपनी ओर से भारत के इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक पर के बुक कैफे में चर्चा की गई क्रांति पथ का पथिक पुस्तक खरीद कर आप भी शहीद भगत सिंह जी के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। राजकमल प्रकाशन समूह के सहयोगी उपक्रम लोग भारती पेपरबैक्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। 595 रुपये मूल्य है। वैसे तो यह औपन्यासिक कृति है, लेकिन कहीं से भी इतिहास की पुस्तकों से कम नहीं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।